हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365X एंड आज हम हमारे हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो इनिशियली ट्रेड करने आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is known as India. ठीक है, औरंगजेब अगर आप पावरफुल मुगल रूलर्स की बात करते हैं तो ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, ठीक है, जो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने अपनी टेरिटरी अच्छी खासा यहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया हुआ था इंडिया में, ठीक है। लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, कई सारे मुगल गवर्नर्स जिनको हम सूबेदार भी कहते हैं और बड़े बड़े जमींदार जो हैं उन्होंने अपनी पावर को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया, अथॉरिटी को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने अलग अलग रीजनल किंगडम्स को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे जब उन्होंने अपनी पावर को और बढ़ाया और अपने रीजन्स को और बढ़ाया तो इस चक्कर में फिर क्या हो गया कि दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब सबके अपने अपने अलग अलग सेंटर्स बन गए थे, सबके अलग अलग जो है ना छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे। तो अब दिल्ली का जो एक इफेक्टिव सेंटर वाली जो वो पावर थी ना वो थोड़ी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी फिर क्या हुआ कि नए नए पॉलिटिकल होराइजन स्टार्ट हो गए। पता है आपको ये बात तो आई एम श्योर पता होगी कि ब्रिटिश जो ओरिजिनली आए थे इंडिया में, देखिए मैं स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर दिया, कैसे वो मास्टर्स बन गए, किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जब वो ट्रेडिंग के पर्पस से आए थे फिर क्यों उन्होंने टेरिटरी को गेन करना स्टार्ट कर दिया। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। In 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम रूलर, और वहां से उनको एक चार्टर मिला जिसमें क्या था कि उनको सोल राइट दिया गया कि वो ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड का नहीं आएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन किसी का भी नहीं होगा, यानी वो अकेले आएंगे यहाँ पे एंड देखो ट्रेड आसानी से। तो इसी चार्टर के चलते हुए क्या हो गया, विद दिस चार्टर द कंपनी वेंचर, वो आई यहाँ पे इंडिया में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वो नए नए लैंड्स को ढूंढ रहे थे जहां से वो छोटे मतलब चीप प्राइस वाले प्रोडक्ट्स ले पाए और उसको फिर वो लेके जा पाए यूरोप, और वहां से जब वो वहां पे जाके वो ज्यादा पैसों में बेच पाए। तो यहाँ से कम पैसों में लेके जाएंगे, वहां पे ज्यादा पैसों में बेचेंगे तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। The company did not have to face competitions from other English trading companies. अब कंपनी को कोई डर भी नहीं था कि कोई और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी आएगी और मतलब उनका कंपटीशन बनेगी। Mercantile trading companies जो थी in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The Royal Charter जो आया था, लेकिन हाँ उसमें ये था कि रॉयल चार्टर में जो और अदर यूरोपियन पावर्स थी अदर देन फ्रॉम इंग्लैंड, वहां से ईस्टर्न मार्केट में आ रही थी और कंपनीज, उनको तो नहीं रोक पा रहा था वो। तो बाय द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established the presence in the western coast of India. The first who arrived in India for the purpose of trade were Portuguese. ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे पहले ऐसे कौन थे जो इंडिया में आए थे और उन्होंने अपनी ट्रेड स्टार्ट की थी, they were Portuguese, ठीक है। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route in India in 1498. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो 1 मार्क 2 मार्क में पक्का पूछ लिया जाता है कि कौन थे जिन्होंने जो इंडिया का रूट है उसको एक्सप्लोर किया था। He was Vasco da Gama. वो कहाँ के थे? He was a Portuguese explorer. और किस साल में किया था उन्होंने इंडिया के रूट को डिस्कवर? 1498 में, ठीक है। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच भी आए थे उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी आने लगे थे। तो ऑल दो चार्टर के हिसाब से ये था कि इंग्लैंड से कोई और ट्रेडिंग कंपनी नहीं आएगी, लेकिन अदर देन दैट अदर यूरोप से तो और ज्यादा ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी एंड दे वर एस्टैब्लिशिंग देयर, यहाँ पे आके ट्रेड वो लोग कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारी की सारी जो कंपनीज थी वो इंटरेस्टेड थी सेम चीजों को खरीदने में। जैसे कि यहाँ पे कॉटन एंड सिल्क बहुत अच्छा था, ठीक है। यहाँ उसके लिए यहाँ के जो मसाले होते हैं पेपर, क्लोव्स, बहुत सारे ये बहुत अच्छे थे, काफी डिमांड में थे। तो सभी कंपनीज जो है ना सेम गुड को खरीदना चाहती हैं। अब यही समझे कि एक मार्केट है, वहां पे कई सारी कंपनीज आई कि हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो बेच रहा है वो मतलब आपस में भी वो लोग लड़ेंगे और जब वो
उस चीज के पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, प्राइसेस भी उन गुड्स के बढ़ चुके थे, और इसी तरह से जो है ना ये हो रहा था कि भाई अगर सारी कंपनीज खरीदें तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा था। द ओनली वे, जो एक ही तरीका था कि आपको अपनी ट्रेड अच्छी करनी है और अपना प्रॉफिट ज्यादा करना है, वो सिर्फ यही था कि आपको जो राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं ना, आपके जो बाकी लोग आपके साथ सेम जगह पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा। मतलब रास्ते से हटा देंगे, आप अकेले रह जाओगे तो फिर बस खुद ही राजा खुद के। तो the urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies। भाई अब ये था कि भैया हमें ही करना है यहाँ पे ट्रेड, तो क्या हो गया, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। ओके, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. ठीक है, अब मसला ये खड़ा हो गया था कि आपस में तो कंपनीज जो है राइवलरी उनकी चली रही थी, आपस में तो वो लोग कॉम्पिटिशन कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन अब जो लोकल रूलर्स थे ना वहां के, उनके साथ भी थोड़े मसले खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं लोकल रूलर्स को भी थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि भैया कैसे बाहर से कोई आके ऐसे ट्रेड कर रहा है, या जो भी ऑब्जेक्शंस हुए थे, वील सी इन दिस चैप्टर। तो ये जो ऑब्जेक्शंस हुए थे ना सारे, इससे ये हुआ लोकल रूलर्स के साथ भी कंपनी का थोड़ा अनबन स्टार्ट हो गई। अब ये कैसे हो गया, अब उनको थोड़ा सा उन्हें तिगड़म चलाना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आसानी से शायद ट्रेड नहीं हो सकती है, तो अब वो तिगड़म क्या चलाया था उन लोगों ने, किस तरह से वो लोग कर रहे थे, वील सी फर्दर इन दिस टॉपिक। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, अब बंगाल में स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रेड। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। वेयर इज हुगली, बंगाल में है। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां सेटअप हुई थी और कब सेटअप हुई थी। हुगली में हुई थी, यानी बंगाल में, इन 1651 में। ठीक है, अच्छा, और उस टाइम पे क्या हुआ था, दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स, जो कंपनी के ट्रेडर थे उनका जो नाम था, एक पर्टिकुलर उनको टर्म दे दिया गया था, दैट वाज फैक्टर्स, वो वहां से ऑपरेट करते थे। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या क्या था जो उन्होंने फैक्ट्री पूरी वहां स्टैब्लिश की थी, उसमें एक वेयर हाउस था जहां पे गुड्स जो है स्टोर किए जाते थे, उसके अलावा वहां ऑफिस भी था जहां ऑफिशियल्स बैठते थे। ठीक है, और इसी तरीके से उनका मतलब काफी सिस्टमैटिकली उन्होंने चीजें करना स्टार्ट किया और उनकी ट्रेड एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई। द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो जहां पे उन्होंने अपनी कंपनी ने अपना वो बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी, वहां पे उन्होंने प्रॉपर सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और वो स्टार्ट किया उन्होंने बाय स्टार्ट मेकिंग अ फोर्ट। तो वहां पे उन्होंने एक फोर्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया, फोर्ट यानी किले को बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या हुआ, मुगल ऑफिशियल्स जो थे उनको भी उन्होंने ब्राइब, थोड़ी रिश्वत देना स्टार्ट कर दी कि भैया थोड़े से हमें जिम्मेदारी राइट्स दे दो विलेजेस पे, थोड़ा हमें इस बहाने भी हम पैसा कमा लेंगे। ठीक है, वन ऑफ दीज वाज कालीकता व्हिच लेटर ग्रीव इन द सिटी ऑफ कलकत्ता, या फिर कोलकाता। ठीक है, तो मतलब कहा कि यार यहाँ की जो जमींदारी विलेजेस है ना वो हमें थोड़ी सी दे दो, शेयर हमें दे दो, उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेंगे। उसके बाद जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने एक फरमान, फरमान क्या होता है, इट इज अ रॉयल ऑर्डर जो एक किंग इशू करता है। ठीक है, उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें यह था कि कंपनी को क्या होगा, राइट दिया गया था कि आप अब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नो टैक्सेस, नथिंग। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। ये बहुत चालाक लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे। अब इन्होंने अब और तिगड़म चलाया कि भाई इतना तो मिल रहा है, क्यों नहीं थोड़ा, और वैसे भी लालच बढ़ रहा है, तो वही हो रहा था इनके साथ। तो इन्होंने अब थोड़े से और ट्राई किया, मस्का लगाया या सब किया कि चलो थोड़ा सा और कंसेशन मिल जाए, थोड़ा और मैनिपुलेट करना स्टार्ट करिए, थोड़ा और अपनी बातों को बनाना स्टार्ट किया। औरंगजेब का जो फरमान था, फॉर इंस्टेंस, उनके हिसाब से ये था कि कंपनी जो है ना ट्रेड कर सकती है ड्यूटी फ्री। ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी जो अपनी प्राइवेट ट्रेड को भी साइड टू साइड, मतलब वो अपना उनका एक जगह पे तो वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा अपना प्राइवेटली भी कुछ काम करते रहते थे, उससे भी वो अपना प्रॉफिट कमाते रहते थे, और दे वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। Thus, they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal। अच्छा, तो अब ये क्या कर रहे थे, ये ऐसा हो रहा था जो प्राइवेट अपना जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो लोग, जो अपनी वो कर रहे हैं, उस पे भी उन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बंगाल को काफी बड़ा लॉस हुआ था, और उस टाइम पे मतलब अच्छे खासा बड़ा लॉस हुआ था क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम आया था। अब भाई ट्रेड चल रही है, आप समझ में इतना तो आगे की कंपनी ने थोड़ा तिगड़म चलाना स्टार्ट कर दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग गेम, थोड़ी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, वो सिंपली बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़े वो अपने इस पॉलिटिक्स में, एंड नाउ अब ये ट्रेड जो है ना बैटल्स की शक्ल ले लेगी। अब यहाँ लड़ाइयां स्टार्ट होंगी प्रॉपर। ठीक है, वो कैसे स्टार्ट होंगी, कौन सी पहले लड़ाई थी, किसके साथ लड़ी गई थी, वील
कंटिन्यू इन दिस टॉपिक। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. ठीक है, जब early 18th century में क्या हुआ, कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल जो थे उनके बीच में काफी खतरनाक जो लड़ाई थी थोड़ी और इंटेंस हो गई थी, थोड़ी और ज्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद जो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर असर्ट कर ली, और उसके बाद क्या हुआ, जो रीजनल पावर्स जो थी वो भी उस टाइम पे काफी ज्यादा थी अच्छी से। तो मुर्शिद कुली खान जो थे ही वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, और उसके बाद वहां पे सिराजुद्दौला उनकी जगह पे आ गए थे एज नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अभी सिराजुद्दौला है नवाब ऑफ बंगाल और इस टाइम कंपनी वहां पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सारे के सारे जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और उन्होंने कंपनी को एकदम मना कर दिया कि भाई आपको कोई कंसेशंस नहीं मिलेंगे, आपको कोई ट्रिब्यूट, और ये कहा गया कि भाई आप हमारे रीजन में कर रहे हैं ट्रेड तो हमें चाहिए ट्रिब्यूट। ये तो हम और भी चैप्टर्स में पहले भी 6th 7th में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किंग ये एक्सपेक्ट करते थे कि इनको ट्रिब्यूट्स मिले, और अब एक कंपनी बाहर से आ रही है, भैया इतना कमा रहे हो हमारे रीजन से, हमारे उससे प्रॉफिट आ रहा है तुम्हें, तो हमें ट्रिब्यूट दो। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, और फिर कंपनी को भी उन्होंने ये कहा कि भाई जो है अब आप जो है बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, हमें भी रेवेन्यू वगैरह चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंपनी बहुत चालाक लोग थे, वो टैक्सेस नहीं पे करना चाह रहे थे। ठीक है, और वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिख रहे थे, और वो ह्यूमिलिएट कर रहे थे जो नवाब थे, उनकी बेइज्जती भी थोड़ी करते थे, और उनके जो ऑफिशियल्स थे उनकी भी थोड़ी बेइज्जती करते रहते थे। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. अब कंपनी को अपने पार्ट पे ये भी समझ आ गया था कि भाई अगर अब ट्रेड करना है तो अब हम तभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हमारी ट्रेड तभी और अच्छी चलेगी, हमें प्रॉफिट तभी और ज्यादा मिलेगा जब जो ड्यूटीज, ये जो सारे टैक्सेस लगाए हुए ये सब खत्म हो जाए। ठीक है, इनको हटा दिया जाए। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement. अब ये था कि भाई अगर हमारा सेटलमेंट बड़ा हो जाता है, कि अगर हम इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, हम थोड़े से और बड़ा एरिया को अक्वायर कर लें, उससे क्या होगा, बड़ा एरिया, ज्यादा लोग, ज्यादा ज्यादा आपको मिल सकता है, जो रॉ गुड्स मिलेंगे जो भी, और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही मिलेगा। तो उनका ये था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेजेस को खरीदना स्टार्ट किया और अपने जो फोर्ट्स थे, अपने किले भी बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये चीज जो है ना, जो नवाब से उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और जिसकी वजह जब उनको बर्दाश्त नहीं हुई तो क्या हो गया, अब हो गई एक लड़ाई। ठीक है, और उस टाइम पे नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। तो अब होगी लड़ाई और एक बैटल हो गई, और उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पहली बैटल थी जो लड़ी गई थी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के बैटल के साथ साथ कंपनी का जो काइंड ऑफ रूल था, या कंपनी ने जो अपनी टेरिटरी बनाना और एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दी थी, वो इस बैटल के साथ स्टार्ट हो चुकी थी, द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जब अली वर्दी खान जो है, जब ही डाइड इन 1756, तो उनके बाद सिराजुद्दौला बन गए थे कौन, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये जो है, द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अच्छा, कंपनी ये चाह रही थी, कंपनी थोड़ी वरी हो गई थी कि यार इसके पास तो पावर है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा रूलर मिल जाए जो हमें कंसेशन वगैरह दे दे, कि भैया ऐसे ही करो ट्रेड, कोई मसला नहीं है, हमें कोई तुमसे ना ट्रिब्यूट चाहिए ना कुछ चाहिए। तो कंपनी ये चाह रही थी कि चित भी हमारी और पद भी हमारी, वो वाली चीज थी, वो ऐसा चाह रहे थे। सो इट ट्राइड though without success to help one of the Sirajuddaulla's rival became the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. अच्छा, ये बता दिया गया था पहले ही कि जो सिराजुद्दौला थे, he was also one of the strong ruler, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एकदम मना कर दिया कि भाई आप प्लीज हमारे मैटर्स में ना पड़े, आप प्लीज हमें परेशान ना करें। ठीक है, हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें आप बेवजह टांग ना अड़ाएं, और अपने ये जो फोर्टिफिकेशंस जो आप किले विले बना रहे हैं, इनको बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और चुपचाप रेवेन्यू पे करिए। ठीक है, दिस वाज समथिंग जो सिराजुद्दौला ने काफी क्लियरली कंपनी को बोल दिया था। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ships. ठीक है, अब जब देखा कि अच्छा ये लोग नहीं रुक रहे थे या कुछ हो रहा था, तो जब नेगोशिएशंस नहीं हो पाए, इन्होंने बात नहीं मानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना काम, तो भाई सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। वो 30,000 सोल्जर्स लेके गए कासिम बाजार में, और वहां पे उन्होंने कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको अंदर किया, उनसे सारे हथियार ले लिए, उनका वेयर हाउस बंद किया जहां पे वो स्टोर कर रहे थे गुड्स को। उसके बाद उन्होंने जो है ना, सारी जो इंग्लिश शिप्स है उनको भी ब्लॉक कर दिया।
एंड ही मार्च टू कलकत्ता टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। जो कलकत्ता में एक फोर्ट बना लिया था कंपनी ने, वहां पे अपना हक जताने के लिए या वहां पे अपना कंट्रोल करने के लिए ही वेंट टू कलकत्ता। ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे मद्रास से, उन्होंने भी अपनी फोर्सेस भेजी। और वो फोर्सेस किसके अंडर थी, मतलब उन फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव आए, वो गए और उन्होंने जो है जब कुछ मसला सुलझाने की कोशिश की बट नहीं हो पाया, तो फाइनली 1757 में ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो गई लड़ाई। ठीक है, हो गई आपस में बैटल। ठीक है। सो बैटल ऑफ प्लासी वाज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, अगेंस्ट सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। और ये कब हुई है, 1757 में। ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस जो था फॉर द डिफीट, क्यों कौन हार गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे, लेकिन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। वो क्या था, जो फोर्सेस मीर जाफर लेकर आए थे, जो सिराजुद्दौला की तरफ से आए थे, जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे, उन्होंने बेसिकली लड़ा ही नहीं था। वो कंपनी के हाथों बिक चुके थे, कंपनी उनसे पहले ही कुछ बातचीत कर चुकी थी, तो वो उन्होंने बैटल लड़ी ही नहीं। ठीक है। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। आई टोल्ड यू, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो वेरी स्मार्ट। ओके, वो बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही बातचीत कर ली थी किसके साथ, मीर जाफर के साथ, जो कि सिराजुद्दौला के कमांडर थे। वो लेकर तो आए पूरी फोर्सेस, लेकिन कोई खास लड़ाई उन्होंने करी ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ये प्रॉमिस कर चुके थे कि अगर तुम हमारी हेल्प कर देते हो, किसको हराने में, अगर तुम हेल्प कर देते हो नवाब ऑफ बंगाल को हराने में, सिराजुद्दौला को हराने में, तो तुम बनोगे नेक्स्ट नवाब। ठीक है। तो वो भी थोड़े से उसमें आ गए, तो क्या बोलते हैं उसको, उनको भी थोड़ी सी लालच आ गया कि यार नवाब बनूंगा, चलो ठीक है, हार जाते हैं ये बैटल। तो बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। ये पहली मेजर विक्ट्री है जो कंपनी ने इंडिया में देखी थी। ओके। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, जब प्लासी में ये सब चीजें खत्म हो गई, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड। ठीक है, सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया, ही वाज किल्ड, एंड मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। द कंपनी अब चाह रही थी कि भैया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हमें अपनी ट्रेड को बढ़ाना ही बढ़ाना है। और वो कब होगा, जब सारे लोकल रूलर्स जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे और सारी प्रिविलेजेस हमारे हाथ में रहेंगी, हमारी सारी टेरिटरी हमारे हाथ में रहेगी, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे हाथ में रहेगा, तो हम पावरफुल रहेंगे, अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। सून द कंपनी डिस्कवर्ड, उनको ये समझ में आया कि दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। ठीक है। For even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. तो उन्होंने ये समझ में आ गया कि भाई ये इतनी आसान चीज नहीं है। क्यों नहीं है इतनी आसान चीज, क्योंकि ये जो पपेट जिनको बोला ना, पपेट नवाब जो बिल्कुल उंगलियों पे नचा सकते हैं जिनको, ये भी ऐसे थे कि बिल्कुल भी सारी बातें नहीं मान रहे थे। समवे और दी अदर इनको भी इनको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी थी, अपनी सॉवरेंटी मेंटेन करनी थी अपने जनता के ऊपर। नाउ व्हाट कुड कंपनी डू, अब कंपनी क्या करेगी। ठीक है, आप देखते हैं। जब मीर जाफर, जिनको नवाब बनाया था किसने, कंपनी ने, आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, तो इन्होंने थोड़ा सा, मीर जाफर ने जब अपने चूचा करना शुरू किया, नहीं 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 कुछ किया होगा, तो प्रोटेस्ट जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो कंपनी जो है ना, उन्होंने उनको भी बिठा दिया कि भाई आराम से बैठ जाओ, हमने तुम्हें बनाया, हम तुम्हें खत्म कर रहे हैं। और उनको भी क्या किया, उनको हटा दिया गया और मीर कासिम को उनकी जगह पे ले आए। तो बेसिकली नाउ कंपनी वाज रनिंग द होल स्टेट। तो मतलब किंग मेकर्स बन चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही देख रहा था कि कौन नवाब की पोजीशन पे बैठेगा। जब ज्यादा बकवास की मीर जाफर ने, उनको हटा के मीर कासिम आ गए उनकी जगह पे। ठीक है। जब मीर कासिम ने भी कंप्लेन की तो उनको भी हरा दिया गया। कहां पे, एक और जो बैटल लड़ी गई, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है। उसके बाद कंपनी ने एक और बैटल लड़ी अगेंस्ट मीर कासिम विच वाज फॉट इन 1764। और उसके बाद क्या हुआ, मीर जो जाफर थे उनको, मीर कासिम को कहां से, बंगाल से हटा दिया गया बाहर। ठीक है। और उनको ये भी कहा गया कि भैया अब तुम जो है हमें कितना 50 लाख रुपए दोगे एवरी मंथ। ठीक है, 50 लाख रुपए अब तुम हमें हर महीना दोगे। लेकिन कंपनी वांटेड मोर फाइनेंस टू इट्स वर्क। क्यों चाहिए तो उनको पैसे, क्योंकि भैया वो जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं उसको फाइनेंस करना है, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। ठीक है। उसके अलावा उनको अपनी जो ट्रेड हो रही है, जो और एक्सपेंसेस है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो उन सब के लिए उनको पैसे चाहिए थे। अब उनको और टेरिटरी चाहिए थी, मोर रेवेन्यू। जब लालच बढ़ रहा है तो अब जो है उनको और ज्यादा टेरिटरी चाहिए थी और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना था। ठीक है। जब मीर जाफर की डेथ हो गई 1765 में, अब कंपनी का जो मूड था वो थोड़ा चेंज हो गया था।
ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि भाई देखो बहुत हो गया, हम जो है किंग मेकर्स जो हम बन रहे हैं ना, हम जो है किंग बनाए जा रहे हैं, एक काम करते हैं सबको हटाओ, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ, अब हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। दे वर क्वाइट इंस्पायर्ड बाय द लाइफ, जो नवाब जी रहे थे ना बड़े इंस्पायर, ओहो ये तो बड़े मजे की जिंदगी जीते हैं, लेट अस बिकम द नवाब खुद से। ठीक है, ये किसने कही थी बात? रॉबर्ट क्लाइव ने कही थी। हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दें और पूछें कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो यू शुड नो कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, 1765 में फाइनली क्या हो गया, मुगल एम्परर ने अपॉइंट कर लिया, अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। दीवानी में क्या होता है? इट अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल। ठीक है, जो भी वास्ट रेवेन्यू सोर्सेज आती थी बंगाल से, अब कंपनी उनको आराम से यूज कर सकती है। This solved a major problem that the company had earlier faced. ये काफी सारे मसले जो एक मेजर प्रॉब्लम थी वो फेस जो कंपनी पहले करती थी, स्पेशली रेवेन्यू वाला पैसे का मसला हो रहा था, वो भी सॉल्व हो गई। From the early 18th century, its trade in India had expanded. अब उनकी ट्रेड खूब एक्सपैंड होना, खूब बढ़ना स्टार्ट हो गई, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at that time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entire stopped after the assumptions of Diwani. Now revenue from India could finance company expenses. भाई उनको समझ में आ गया था कि चलो हम जो है क्या करेंगे, क्या हमें जो है ना गोल्ड एंड सिल्वर के जो गुड्स हैं वो हम बाय करेंगे यहाँ से, और उनको ये समझ में आ गया था कि भाई हम जो यहाँ से खरीदेंगे ना वो कंपनी के फाइनेंसेस को और एक्सपेंसेस को हेल्प करेगा वो करने में, आगे बढ़ने में। ठीक है, जो एक्सपेंसेस जो भी खर्चे वर्चे हो रहे हैं वो किससे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो रेवेन्यू वगैरह आ रहा है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू को यूज किया जाने लगा किस चीज को, मतलब ये रेवेन्यू भी तुम लोगों से, वहीं के लोगों से ले रहे हो टैक्सेस, ठीक है, और चीजें भी वहीं से खरीद रहे हो, ले जा रहे हो बाहर, वहां से ला रहे हो फिनिश गुड, तो हर तरीके से फायदा ही फायदा यहाँ पे उन लोग को हो रहा था। ठीक है, यहाँ से वो कॉटन से टेक्सटाइल ये सब खरीदते थे और अपने ट्रूप्स को भी खूब मेंटेन करते थे, जो अच्छा पैसा रेवेन्यू से आता था, और उसके बाद वो खूब अच्छे फूड बनाने लगे अपनी सेफ्टी के लिए, और ऑफिसेस भी बनाने लगे कलकत्ता में। ओके, सो अब आएगा कि भाई कंपनी ने जो है ये सोच लिया था कि अब हम खुद नवाब बनेंगे, तो कैसे वो नवाब बन गए, व्हाट डिड इट मीन बाय द नवाब, मतलब नवाब बनने का मतलब क्या होता है। इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, ये तो हमें समझ आता है कि भैया पावर आ गई थी, अथॉरिटी आ गई थी। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी था कि each company servant began to have visions of living like नवाब। ठीक है, इनके विजन्स भी ऐसे हो गए थे कि अब हम नवाबों वाली जिंदगी जिएंगे, सुकून से आराम से, बस पड़े पड़े आ रहे पैसा, वी हैविंग इट एंड वी हैविंग फन। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई थी, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स किया गया था कि अपनी जमीनें दे दो, जो पैसा है वो दे दो, और अब कंपनी ऑफिशियल्स को पर्सनल गिफ्ट भी दो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने खुद के लिए मतलब बहुत ही जबरदस्त वो अपने लिए एक फॉर्च्यून इंडिया में बना लिया था। ही हैड कम इन मद्रास, जो अब चेन्नई में है, इंग्लैंड से आए थे वो मद्रास में, 18 साल के थे जब वो यहाँ पे आए थे, ही वाज 18 जब वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ से वो खूब पैसा कमा के गए थे। ठीक है, और जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे 1764 में, उनको कहा गया था कि ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, but he himself was cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast help. ठीक है, दो जब वो गवर्नर बने थे 1764 में बंगाल का, तो उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि भैया जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं जो किसी भी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, प्लीज उसको खत्म करें, अच्छे से ट्रेड करें। लेकिन वो खुद करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, क्योंकि जब उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में, तो ये पता चला ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों को, ये पता चला कि ये भी काफी ज्यादा, इनके पास इतना पैसा आया कहां से, भाई इनकी पोस्ट थी नॉर्मल, इनकी अपनी सैलरी थी, बट इतना वास्ट वेल्थ इन्होंने कहां से इकट्ठी कर ली। तो समझ में आ गया था कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, बहुत इन्होंने भी करप्शन अच्छा खासा किया है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था 1774 में। किसने सुसाइड कमिट कर लिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Clive ने तो खूब भरपूर पैसा कमाया था, लेकिन सारे ऑफिशियल्स ऐसे नहीं थे, या सारे ऑफिशियल्स पैसा नहीं कमा पाए थे। कई सारे अर्ली डेथ जल्दी चले गए थे, जल्दी खत्म हो गए थे ड्यू टू सम डिजीज या वॉर की वजह से। ठीक है, और उनको जरूरी भी नहीं होगा हम बेवजह उनको कहें कि वो करप्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं, क्योंकि हमें नहीं पता भाई उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए थे वो। ठीक है, और उसके बाद ज्यादातर जो है कुछ ऐसे भी थे ऑफिशियल्स जो काफी अच्छे हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है, जिनका
जो अपर मोस्ट डिजायर थी कि बस वो आके यहाँ पे इंडिया में आके अर्न कर पाए। उनका कोई डिजायर ऐसा नहीं था कि भैया आगे खूब करप्शन मचाएंगे, यहाँ पे सब कुछ कर डालेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। उनका बेसिक रीजन था यहाँ पे आएंगे, ट्रेड करेंगे, अच्छे से कमाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches। जो यहाँ से बहुत पैसा कमा के गए थे ना, वो वहां जो जाके अपने घर इंग्लैंड में जाके क्या करते थे, बहुत ही जबरदस्त जिंदगी जीते थे और अपने पैसे को खूब फ्लॉन्ट भी करते थे। They were called nabobs। Nabobs basically the term used for nawab। ठीक है। They were often seen up as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun in plays and cartoons। ठीक है। अच्छा, ऐसे इन लोगों को थोड़ा मजाक भी उड़ने लगा था वहां पे कार्टून्स में और प्लेज में, और इनको थोड़ा रिडिक्यूल यानी इनका थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन भी इनका होने लगा था। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये जो सारे के सारे ज्यादातर, सारे तो नहीं कहेंगे, जो ज्यादातर यहाँ पे गवर्नर जनरल्स रहे हैं ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के, वो ज्यादातर यहाँ पे उन्होंने खूब पैसा कमाया है। दे डिड अ लॉट ऑफ करप्शन। स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो बहुत सारा पैसा कमा के वो वापस गए थे, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन पे थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने सुसाइड भी कमिट कर लिया। ठीक है। नाउ अब कंपनी का रूल और एक्सपैंड होगा, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम एनालाइज करते हैं कि एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट स्टार्ट हो चुका था 1757 से, स्टार्ट हो चुका था आफ्टर द बैटल। उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑफ एन अननोन टेरिटरी। इंस्टेड इट used a variety of political, economic, diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom। इंडियन किंगडम जो भी रीजन थे उनको एनेक्स करने से पहले कंपनी काफी ज्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स अपनाती थी कि भैया बातचीत कर लें, थोड़ा कुछ उनके ऊपर इम्पोज कर दें या वो कुछ करते हैं। डायरेक्टली जाके अटैक नहीं करते थे वो लोग, बट वो कुछ और मीन्स अपनाते थे कि भाई ये चीज हमारे अंडर आ जाए, ये टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए। जब बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी 1764 में, तो कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company। ठीक है। वहां जब बैटल के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई है, इन दोनों बैटल्स की डेट याद रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बक्सर 1764। ठीक है। जब ये हो गई तो कंपनी ने कुछ रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए इंडियन स्टेट्स में। उनका काम ये था कि भाई आपको जो है सर्व करना है कंपनी के इंटरेस्ट को। Though the residents, the company officials began interfering in internal affairs of Indian states। ठीक है। जब सिराजुद्दौला दौरा थे तो उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से मना कर दिया था कि आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंडल्ज होने की। ठीक है। लेकिन अब कंपनी एकदम खुला था, उनको कोई था ही नहीं जो उनको रोक पाए, तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल अफेयर्स जो है इंडियन स्टेट्स के उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई सक्सेसर यानी गद्दी पे कौन बैठेगा या राज कौन करेगा। राजा उनका होगा तो भाई चलेगी भी उनकी। ठीक है। and whom was to be appointed in the administrative post। Sometime the company forced the states into a subsidiary alliance। ठीक है। कभी कभी कंपनी एक जो स्टेट्स थी उनको एक काइंड ऑफ से अग्रीमेंट साइन करवा दी थी, दैट वाज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से क्या होता है कि इंडियन रूलर्स को अलाउड नहीं था कि वो अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस रख पाए, यानी अपनी आर्मी वो नहीं मेंटेन कर सकते थे। सब्सिडरी अलायंस पे 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, सो मेक श्योर दैट यू नो व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये था कि द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर ओन आर्मी। इनको नहीं अलाउड, और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, और उनको दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि कंपनी उनको प्रोटेक्ट कर रही है अपनी फोर्सेस से, तो जो फोर्सेस का पेमेंट होगा वो कौन करेगा, इंडियन स्टेट करेगा। ठीक है। इफ द इंडियन रूलर्स, और अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो जो उनकी टेरिटरी है जिसमें वो इंडियन रूलर्स, जो छोटे छोटे रूलर्स जो थे, जो जिस टेरिटरी में वो रूल कर रहे हैं, वो उनसे ले ली जाएगी एज पेनल्टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले जब गवर्नर थे, कब थे गवर्नर जनरल, ही वाज 1798 से 1805 तक वो गवर्नर जनरल थे। तो नवाब ऑफ अवध जो है ना, उनको फोर्स किया गया था कि भाई अपनी आधी टेरिटरी हमें दें, क्योंकि आप हमें पेमेंट नहीं कर पाए हैं, जो आप सब्सिडरी फोर्सेस का जो पेमेंट आपको करना था आप नहीं कर पाए, तो आपकी आधी टेरिटरी हमारी। ठीक है। हैदराबाद जो है वो भी ऐसे ही ले लिया गया था सिमिलर बातों पर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये सब कि सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दिया, जिसके हिसाब से आप जो है किसी भी तरीके की आर्मी नहीं रख सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कंपनी करेगी। मतलब जबरदस्ती की बात है कि भैया ना तुम अपना कोई रख सकते हो इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए पेमेंट तुम करोगे, और तुम पेमेंट नहीं कर पाओगे तुम्हारी टेरिटरी हमारी। ठीक है। तो हर तरीके से कंपनी was living the life of their dream। मजा आ रहा था उन लोगों को, क्योंकि खूब प्रॉफिट कमा रहे थे, अच्छे से मतलब
अच्छा खूब पावर मिल रही थी, तो मतलब खूब सब लोग बातें मान रहे हैं, एवरीथिंग वाज गोइंग जैसा वो चाहते थे। ओके लेकिन इसी में एक और इंसान निकल कर आया जिन्होंने खूब हिम्मत दिखा के आगे बढ़कर आया, एंड ही वाज टीपू सुल्तान। ओके ही इज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, मे बी मैच द फॉलोइंग, सब में कुछ आ सकता है कि टीपू सुल्तान का मतलब क्या टाइटल था बेसिकली उनका, तो ही वाज टाइगर ऑफ मैसूर। अब वी नो टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी फियर्स एंड ना जबरदस्त एनिमल होते हैं वो, तो इनको टाइगर क्यों कहा गया है, वील सी। ओके तो कंपनी ने काफी ज्यादा मिलिट्री कंसंट्रेशन रिस्टोर कर लिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब सदर्न इंडियन स्टेट में गए यानी वो मैसूर में गए, तो मैसूर काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था किसकी लीडरशिप में, ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। ठीक है, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। तो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान बोथ वर पावरफुल रूलर्स, तो इनके ही अंडर काफी ज्यादा मैसूर खूब ग्रो कर चुका था। मैसूर ने काफी ज्यादा मतलब उसने जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती थी उनकी मालाबार कोस्ट से, उसको भी काफी अच्छे से कंट्रोल किया गया था, जहां से कंपनी परचेज क्या करती थी, पेपर एंड कार्डमम। इन 1785 टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट करवा दिया सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम का जो ट्रेड था कि नहीं भाई तुम ट्रेड नहीं करोगे। किसकी ट्रेड रुकवा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई लोकल मर्चेंट्स जो है वो फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया कि भाई ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं वैसे भी, एंड दे आर जस्ट डिफीटिंग एवरीवन, ये सिर्फ अपना रूल करवाना चाह रहे हैं। सो यू लोकल मर्चेंट्स को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप भी इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। He also established a close relationship with the French in India। ठीक है, हमने पहले ही बताया था पोर्चुगीज फ्रेंच ये लोग आ चुके थे, ये लोग भी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने एक बहुत ही ज्यादा, और फ्रेंच कौन थे इस वक्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइवलरी थे। ठीक है, उनके कॉम्पिटिटर्स थे। तो नवाब ऑफ जो मैसूर के जो उस टाइम पे रूलर थे दैट इज टीपू सुल्तान, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लिया किसके साथ, फ्रेंच जो आए हुए थे इंडिया में, और उन्होंने अपनी आर्मी को काफी मॉडर्नाइज कर लिया किसकी हेल्प से, फ्रेंच की हेल्प से। ठीक है, द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिशर्स को बड़ा ही गुस्सा आया, मतलब गुस्से से बिल्कुल तिलमिला गए, ऐसे हो गए वो। एंड उन्होंने हैदर और टीपू सुल्तान को कैसे देखा, ऐसे देखा, दे वर वेरी एम्बिशियस, दे वर वेरी एरोगेंट एंड दे वर वेरी डेंजरस। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और इनको बहुत जरूरी है कि हम इनको कंट्रोल करें या फिर हम इनको क्रश कर दें। तो 4 वॉर्स लड़ी गई थी मैसूर में 1767 से 69 तक, 80 to 84, 90 to 92 एंड 99। ओके, ये चारों वॉर्स के इन्होंने डेट दी हुई है, लिख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, तीनों वॉर में तो टीपू सुल्तान एंड टीपू सुल्तान ना जीत रहे थे, लेकिन लास्ट वाली जो वॉर हुई है, जो द बैटल ऑफ सेरिंगापटम, इसमें कंपनी ने अल्टीमेटली जीत हासिल कर ली थी और टीपू सुल्तान को हरा दिया था, और उनका जो कैपिटल है क्या है, सेरिंगापटम। ठीक है, इस पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था और अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। अब जो मैसूर था, इट वाज अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस, उस पे भी इम्पोज कर दिया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब पता है ना, कि अपनी वहां पे जो भी अब रूल करेगा वहां पे वो अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता है, कंपनी उसको आर्मी देगी, उसके लिए पे करना है, पेमेंट नहीं कर पाए तो टेरिटरी हमारी। ठीक है, तो अब भाई ये हो गया था। ठीक है, अब एक और मसला कंपनी के सामने खड़ा हुआ कि चलो मैसूर वाला मसला हल हो गया, अब एक और मराठास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी बहुत पावरफुल थे। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, कंपनी ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि मराठा पावर को हम खत्म करें, फाइनली इवेंचुअली उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया मराठा पावर को। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में, जो मराठा का मतलब ड्रीम था कि भाई हम पूरा मतलब रूल करेंगे दिल्ली को, और यहाँ से मतलब दिल्ली से रूल करेंगे, वो पूरा उनका जो ख्वाब था वो पूरा शैटर हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, they were divided into many states under different chief belonging to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सारे। ठीक है, अच्छा मराठास अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो चुके थे, और इनके जो चीफ थे इन्होंने अलायंस बना ली थी अंडर अ पेशवा, कॉन्फेडरेसी इज अलायंस, उन्होंने अलायंस बना ली थी अंडर अ पेशवा, यानी कि पेशवा कौन होता है, ही इज द प्रिंसिपल मिनिस्टर, मेन वन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, और इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है, और उन्होंने इस टाइप से अलायंस बना ली। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना पांडे ये जो 2 फेमस मराठा सोल्जर्स थे जो उस टाइम पे थे 18th सेंचुरी में। ठीक है, मराठास की भी काफी हारे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारी वॉर में। ठीक है, और पहली वॉर जो एंड हुई थी 1782 में, वो खत्म हुई एक ट्रीटी के साथ जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाय, जिसमें कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं हासिल हुई थी, ना ईस्ट इंडिया कंपनी को ना मराठास को। फिर एक और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई जो हुई थी 1803 से 1805 तक,
वो भी लड़ी गई, ठीक है। उसमें कंपनी को क्या मिल गया, उड़ीसा मिल गया, और उनको मिल गया था यमुना रिवर के आसपास यानी आगरा और दिल्ली वाला एरिया। तो अब कंपनी जो है कहीं ना कहीं मराठास के ऊपर भी भारी पड़ रही थी, एंड दे वर एक्वायरिंग ऑल द टेरिटरीज दैट वर अंडर द मराठास, ठीक है। फाइनली जो एक वॉर हुई, दैट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो 1817 टू 1819 तक हुई थी, उन्होंने मराठा पावर को क्रश कर दिया। किसने क्रश कर दिया, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और पेशवा को हटा दिया गया और उनको पेशवा को भेज दिया गया कानपुर के पास एक जगह है बिथुर, वहां पर, और उनको पेंशन दे दी गई, ठीक है, तुम्हें पेंशन दे देंगे, ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। अब कंट्री का पूरा कंट्रोल हो चुका था, जहां मराठास रूल कर रहे थे। ऑल दीज टेरिटरीज वर अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, ओके, ठीक है। अब जो है जब उनका रूल खूब बढ़ रहा है, तो अब उनको अब क्या होगा, दे विल कंसिडर देमसेल्व्स सुप्रीम, अब थोड़ी सुप्रीमेसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यही इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे, द क्लेम टू पैरामाउंसी यानी कि सुप्रीमेसी। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कंपनी ने काफी अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर क्या हुआ था, गवर्नर जनरल जो थे 1813 से 1823 तक, उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे पैरामाउंसी, जिसके हिसाब से ये था कि कंपनी सुप्रीम है, ठीक है, इट इज सुप्रीम, इट इज एट द हाईएस्ट प्लेस, और उसकी जो पावर है इट वाज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडियन स्टेट। सारे इंडियन स्टेट उसके जो है ना सबऑर्डिनेट रहेंगे, एंड इट इज एट द टॉप लेवल। सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनेक्सेशन स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती कब्जे करना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। This view continued to guide later British policies as well. This process, however, did not go unchallenged, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया जो वो चाह रहे थे कंपनी कर, कहीं ना कहीं लोग थे, ऐसे लीडर्स थे जो निकल कर आ रहे थे और बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया छोटे छोटे स्टेट्स को, यानी कित्तूर जो इस टाइम कर्नाटक में, उसको एनेक्स करने का, ठीक है। तो वहां से रानी चन्नामना निकल कर आई, and she took arms and led an anti-British resistant movement. उन्होंने जो है anti-British resistant movement स्टार्ट कर दिया against the East India Company. उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, और वो उनको जब प्रिजन में डाल दिया गया 1829 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। रैयाना एक पुअर चौकीदार थे संगोली से, उन्होंने भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस किया कि नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू नो, आप जो ये सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, इट इज नॉट गुड, फलाना ढिमाका। लेकिन इनके साथ भी क्या हुआ, इनको भी काफी ज्यादा मतलब इन्होंने वैसे शुरुआत तो ऐसे की, इन्होंने कई सारे ब्रिटिश कैंप्स को, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। रिकॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय करते थे, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो है ना बड़े ही मतलब दे वर वेरी कीन कि हर चीज लिखी जाए, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, और वो रिकॉर्ड्स में लिखा जाता था कि इस यहाँ से मतलब इतना यहाँ का रेवेन्यू बाकी है, यहाँ का हमने ये चीज ली थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स पे हमेशा रहता था। तो वो क्या करते थे, जब भी किसी चीज को अटैक करना है ना, उस रिटन पार्ट को ही जला दो, ठीक है, कोई सबूत ही मत छोड़ो। तो कई सारे जो ये इंसान बताए हैं, यानी रैयाना जो एक पुअर चौकीदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी ज्यादा ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को जलाया, लेकिन उनको भी कंपनी ने पकड़ लिया और उनको हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है। ऐसे कई सारे आप रेजिस्टेंस के केसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे जाके यू विल रीड कि कैसे कैसे सब हो रहा था। लेटर 1830s में क्या हुआ, कंपनी काफी ज्यादा वरीड हो गई रशिया की वजह से। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। फिर ये होता है कि रशिया शायद इंडिया में एक्सपेंशन अपना कर सकता है, और इस डर से ये था कि भैया हो सकता है हमें भगा दें। तो ब्रिटिश अब ये चाहते थे कि अब हम जो है ना नॉर्थ वेस्ट पे भी अपना पूरा का पूरा कंट्रोल पहले कर लें, ठीक है। उन्होंने काफी ज्यादा लंबी वॉर लड़ी अफगानिस्तान के साथ 1838 से 1842 तक, और उन्होंने एक इनडायरेक्ट कंपनी का रूल वहां पे भी स्टार्ट कर दिया गया। सिंध को अपने अंडर ले लिया था 1843 में। एक माह का क्वेश्चन हो सकता है कि सिंध को कब अंडर ले लिया था, 1843 में। उसके बाद पंजाब को ले लिया था। वहां के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश की, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई 1839 में। और उसके बाद 2 वॉर्स लड़ी गई, किसके साथ, सिख किंगडम्स के साथ, और उसके बाद पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया। अब कंपनी जो है ना, अब वो हर तरीके से चाह ही रही थी कि भैया रूल हो, तो वो नए नए जो है ना लाते रहते थे कुछ पॉलिसीज, ये वो सब्सिडी अलायंस ले आए थे वो लोग। अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके एक है, वो लाए थे। नाउ वी विल रीड अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था बेसिकली। So the final wave of annexations occurred under doctrine Lord Dalhousie. Dalhousie जो थे ना उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। किस टाइम से किस टाइम तक, 1848 से 1857 तक जो गवर्नर जनरल थे, he was Dalhousie। उसके बाद क्या हुआ, वो एक पॉलिसी के साथ आए जिसका नाम दिया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके हिसाब से ये था
कि अगर किसी भी इंडियन रूलर का कोई भी मेल हेयर नहीं है, यानी जो आने वाली जनरेशन है उसमें कोई उनका अपना बेटा नहीं है, तो उनकी जो कंपनी है वो, उनकी जो टेरिटरी है वो किसकी हो जाएगी? उसको कौन ले लेगा? ब्रिटिशर्स ले लेंगे। ठीक है, ऐसे एक किंगडम था सातारा, जिसको अनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, ऐसी संबलपुर है, उसको भी अनेक्स इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के उस पे कर लिया गया था, ग्राउंड पर। उदयपुर को कर लिया गया था, नागपुर को एंड झांसी को भी। झांसी को भी नो, रानी लक्ष्मीबाई, उनका उतना कोई बेटा नहीं था, उनके पास अडॉप्टेड सन था, तो इसीलिए उनका जो रीजन था उसको भी अनेक्स कर लिया गया था। एंड फाइनली 1857 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंडर कर लिया, अनेक्स कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कंपनी बड़ी अजीब सा कुछ निकाल कर लाए। उन्होंने बोला देखो हम अवध को ना इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ के जो नवाब है ना वो काफी गड़बड़ कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हम अवध को अपने अंडर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नवाब को भी डिपोज कर दिया गया। जो लोग थे अवध के, उन्होंने फिर अवध के लोगों को बड़ी बेतुकी सी बात लगी और उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, जो कौन सा वाला रिवोल्ट? 1857 रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, अब ठीक है, कंपनी ने भैया जो नवाब थे उनको हटा दिया था, सब कर दिया था, लेकिन अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से लाते ना, वो कुछ तो नया करेंगे। तो अब वो नया क्या किया था? वील रीड इन दिस टॉपिक। वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1773 टू 1785। ही वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जिन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कंपनी की पावर को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था? कंपनी ने काफी पावर अक्वायर कर ली थी, ना कि सिर्फ बंगाल में नहीं, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, इन बड़ी बड़ी जो सारी जगहें हैं उनपे कंपनी ने अपनी पावर एक्सपैंड कर रहे थे और वो अच्छे से अपनी पावर अक्वायर कर चुके थे। ब्रिटिश टेरिटरीज जो है काफी ज्यादा ब्रॉडली डिवाइड हो गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कहा जाने लगा प्रेसिडेंसीज। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज बन गई थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, और हर एक प्रेसिडेंसी को कौन रूल कर रहा था? एक गवर्नर रूल कर रहा था, जो कि सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का। सुप्रीम हेड कौन था? गवर्नर जनरल जो थे वो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का। वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, 1772 में एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस लेकर आए कि अगर कोई कुछ गलत करेगा या कुछ गड़बड़ होगी तो हम इस तरीके से सजा देंगे या इस तरीके से हम कुछ मतलब कुछ कोई भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। वो क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने 2 कोड दिए, एक क्रिमिनल कोड यानी जिसको फौजदारी अदालत कहा जाने लगा, एंड एक सिविल कोड जो था दीवानी अदालत। ठीक है, मौलवीज और हिंदू पंडित इनको इंटरप्रेट करवाया गया इंडियन लॉज को, और उसके बाद क्या किया, वहां पे क्रिमिनल कोर्ट में कौन हेड बना दिया गया या किसके अंडर क्रिमिनल कोर्ट वर्क करने लगा? काजी के अंडर। काजी कौन होते हैं? यानी जज। एंड अ मुफ्ती। मुफ्ती कौन होते हैं? अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम ये आई थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे ना, इन्होंने कई सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए थे लोकल लॉज के। जो लोकल लॉज थे कई सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र होते हैं, अलग अलग उसमें बातें थी, तो अलग अलग ब्राह्मण जो है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा था कि नहीं ये वाली बात ये लिखी गई है, नहीं ये बात लिखी गई है, तो काफी ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए क्या किया कंपनी ने? 11 पंडित को सिलेक्ट किया 1775 में, और उनको कहा गया कि आप एक कंपाइल करें, एक काइंड ऑफ बुक कंपाइल करें हिंदू लॉज की। ठीक है, एंड NB हैलहेड जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया इस बुक को, इस डाइजेस्ट को, एंड 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी कंपाइल किया गया। एक रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, उसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक और कोर्ट ऑफ अपील भी स्टैब्लिश किया गया जिसको बोला जाने लगा सदर निजामत अदालत। ठीक है, ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया? एट कलकत्ता। जो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल फिगर थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट में वो थे कलेक्टर। पता है हमें, कलेक्ट करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे? रेवेन्यूज, टैक्सेस। हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यूज एंड टैक्सेस, और उनका ये जॉब भी था कि वो मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो उनके डिस्ट्रिक्ट है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ठीक है, उनका ऑफिस जो था, जो कलेक्टोरेट था, इट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टिल रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। जो धीरे धीरे जो हमारे ये कलेक्टर थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, और इनका ये भी था जॉब कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, तो ये काफी ज्यादा इनकी पावरफुल हो गए थे और इनका ऑफिस भी काफी ज्यादा एक सेंटर ऑफ पावर बन गया था।
जो कंपनी की आर्मी थी भैया, कंपनी की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, उन्होंने काफी अच्छे से अपनी आर्मी भी मेंटेन कर रखी थी। उसमें कुछ चेंजेस भी वो लाए थे। वो क्या चेंजेस लाए थे, वील सी। जो कॉलोनियल रूल हुआ था इंडिया में, इट ब्रॉट सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सब ला रहे हो, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग पावर आ गई इंडियन स्टेट की तरफ से तो सब खत्म। तो जो कंपनी का मेन पावर थी उनकी, वो थी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मुगल आर्मी जो है कंपोज किससे करते थे, यूजुअली कैवलरी। कैवलरी क्या मतलब सवार, जो लोग सोल्जर्स होते हैं जो घोड़ों पे बैठते हैं वो लोग, एंड इन्फेंट्री, यानी कि जो इन्फेंट्री कौन, जो पैदल चलते हैं ना सोल्जर्स, वो वाले। ठीक है, और उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी आर्चरी में, यानी तीरंदाजी, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी और उनको तलवार सोर्ड चलाना सिखाया जाने लगा। ठीक है, कैवलरी डोमिनेट करती थी आर्मी को, यानी कि घुड़सवार ज्यादा थे आर्मी में। ठीक है, और उसके बाद ज्यादा उनको लगा कि चलो ठीक है कैवलरी ज्यादा है तो ज्यादा इन्फेंट्री यानी पैदल वाले सोल्जर्स नहीं भी होंगे तो कोई इतना मसला नहीं है, ऐसा कंपनी को लगा। The rural areas had a large number of the armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with pedal soldiers. जो रूरल एरिया से यानी विलेज एरिया जो थे ना, वहां पे कई सारे जो मतलब जो बेसिक आर्म्ड पेजेंट्स होते थे और वो जो लोकल जमींदार थे वो मुगल्स को वो भी करते थे, क्या करते थे, सप्लाई करते थे पैदल सोल्जर्स। अ चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी, लेकिन 18th सेंचुरी में कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया, जब मुगल सक्सेसर्स ने स्टेट्स लाइक अवध, बनारस इसमें रिक्रूट करना स्टार्ट किए पेजेंट्स को, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया सेम मेथड। चालाक तो थे ही और यहाँ पे कॉपी कैट से भी हो गए। ठीक है, उन्होंने देखा ओ ये ऐसे बनाते हैं अपनी आर्मी, चलो हम भी यही वाला आइडिया लगाते हैं, तो उन्होंने सेम आइडिया लगाया एंड उन्होंने भी सेम मेथड से अपनी आर्मी में लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, उन्होंने कई सारे सिपाही विपाही खूब आने लगे, उन्होंने अपनी आर्मी अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वैसे भी चेंज हुई थी 1827 से, तो कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें कैवलरी नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, यानी हमें घुड़सवार ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम पे बर्मा में लड़ रहा था, अफगानिस्तान में लड़ रहा था और इजिप्ट में भी लड़ रहा था, और उसके जो सोल्जर्स थे दे वर आर्म्ड विद मस्केट्स। मस्केट्स क्या होती है, हैवी गन, एंड मैचलॉक्स। मैचलॉक्स क्या होती है, ये वो गन होते हैं, इट इज लाइक टाइप ऑफ गन जिसमें पाउडर डाल के चलाया जाता है। ठीक है, the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. ठीक है, पहले ये समझ आ रहा था कि शायद घुड़सवार ज्यादा जरूरी है आर्मी के लिए, बट नाउ कंपनी रियलाइज कि नहीं हमें इन्फेंट्री ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना अफगानिस्तान में, जो हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, या हम जो बर्मा में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, या जो हम इजिप्ट में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वहां पे हमें भेजने के लिए इन्फेंट्री यानी पैदल वाले सोल्जर ज्यादा चाहिए। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अब सोल्जर्स जो थे इनको ज्यादा बढ़ने लगे, सोल्जर्स खूब सारे। ठीक है, अब उनको ट्रेनिंग मिलने लगी, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाने लगा, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कास्ट की वजह से, कम्युनिटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो फोर्सफुली जो है ना भेजते भी थे। अच्छा, पहले जमाने में एक इंपॉर्टेंट चीज को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में वैसे पढ़ने वाले हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर कोई भी सोल्जर ओवरसी जाता है ना, तो उसका जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, कि यानी समुद्र पार नहीं करना है वरना आपका रिलीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट कंपनी को क्या मतलब है इस चीज से, तो वो क्या करते थे, वो सोल्जर्स को ओवरसीज भेजते थे। ये चीज ना सोल्जर्स को काफी ह्यूमिलिएटिंग लगती थी कि ये शायद जानबूझ के हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा सिपाहीज को कैसा फील होता था इन सब चीजों से, कैसा वो फील करते थे, ये सब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब आ गया है छोटू सा कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से कंपनी आई थी, यस ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन उसने टेरिटरी बनाना स्टार्ट कर दी, कॉलोनियल पावर खूब बढ़ना स्टार्ट हो गई यहाँ पे जब स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, स्टीम टेक्नोलॉजी मतलब पहले ना कहाँ से, इंग्लैंड से आने में यहाँ पे कुछ 6 से 8 महीने लगते थे, लेकिन अब क्या हो गया, स्टीम शिप्स जो आ गई उससे सिर्फ 3 हफ्ते लगने लगे वहां से आराम से ब्रिटिशर्स को इंडिया आने में। ठीक है, 1857 तक क्या हुआ, द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर द 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 1857 तक इंडिया में अप्रॉक्स 63% टेरिटरी पे कंपनी का रूल हो चुका था और 78% लोगों पर भी उनका रूल हो चुका था। Combined with its direct influence of the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole India had its control. अगर हम देखें इस हिसाब से तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो इंडिया था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। तो here we come
हमारा हो गया है चैप्टर खत्म। बड़ा चैप्टर था बट इट वाज अ गुड चैप्टर। इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं विल रीड इन द चैप्टर। जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 आएगा उसमें और डिटेल में बातें पढ़ेंगे। आई होप समझ में आए होंगी चीजें, और जो भी चीजें नहीं समझ आई हैं या थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज उनको नोट डाउन कर लें। जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, सबको लिख लीजिए। विल डिस्कस इन द डाउट क्लास एंड आफ्टर दिस I'll see you in the next class. Stay connected with 365X और भी लोगों को साथ में जोड़िए। And till then, you all take care and I'll see you in the next class. Okay, bye bye.